जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? टुडे द टॉपिक which I present you cardiovascular system। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिट नंबर 9 ऑक्सीजनेशन। बच्चों, आज का यूनिट नंबर 9 ऑक्सीजनेशन है और ऑक्सीजनेशन जो है उसके 2 पार्ट है। नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो फिर उसके बाद ऑक्सीजनेशन, तो कैसे ऑक्सीजनेशन जो है उसका सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट करता है और किस तरह से हम ऑक्सीजनेशन आगे पेशेंट को करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज यूनिट नंबर 9 ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजनेशन में सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को। कितने स्टूडेंट है मेरे साथ? ओनली 20 स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे। जी स्टूडेंट्स, only 20 students present now। जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं अभी। जी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना? लेकिन इसका इंट्रोडक्शन जरूरी था हमारे ऑक्सीजनेशन यूनिट के साथ। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जब ब्लड सर्कुलेशन होती है तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट, आर्टरीज, वेन और ब्लड वेसल्स आती हैं। अब और ब्लड आता है। अब सबसे मेन जो फंक्शन है वो हार्ट है। हार्ट पंप ब्लड थ्रू दी बॉडी। मेन फंक्शन जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट का है। हार्ट का फंक्शन क्या है? पंप ब्लड थ्रू दी बॉडी। पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट को पंप होता है और फिर हार्ट से पूरे बॉडी को पंप होता है। दी हार्ट इज कनेक्ट टू दी वास्कुलर सिस्टम ऑफ दी बॉडी। अब जब पूरे बॉडी से हार्ट को पंप होता है और फिर हार्ट से वास्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। It is designed to transport oxygen and nutrients to the cells of the body and remove carbon dioxide and metabolic waste products from the body। अब इसका ये फंक्शन है। नंबर 1 तो ये हार्ट पंप करता है। नंबर 2 जो है इस पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो हार्ट को आता है, ठीक है। और नंबर 3 जो है हार्ट फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। अब पूरे बॉडी को सप्लाई करने के लिए ये डिजाइन किया हुआ है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ऑफ द होल बॉडी एंड रिमूव करता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव कर लेता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे बॉडी में प्रोवाइड करता है। कार्डियक टिश्यूज। कार्डियक टिश्यू में आउटर मोस्ट जो कार्डियक लेयर है वो पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम भी इसको बोल लेते हैं, लेकिन पेरिकार्डियम मोस्टली इसको बोला जाता है। पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन इन एंकरिंग हार्ट टू डायफ्राम एंड स्टर्नम। अब ये जो कार्डियम है ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसका ताल्लुक जो है वो स्टर्नम और डायफ्राम से है और ये फ्रिक्शन होने से बचाती है स्टर्नम और डायफ्राम से। पेरिकार्डियम secretes lubricant। पेरिकार्डियम इज आउटर मोस्ट जो है लेयर या टिश्यू कह ले। अब ये इसमें लुब्रिकेंट होता है, जिस तरह मैंने कहा कि ये फ्रिक्शन से बचाती है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो लुब्रिकेंट होने की वजह से ये जो है डायाफ्राम और स्टर्नम के साथ फ्रिक्शन से बचाएगी। अब आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? पेरिकार्डियम। और मिडल लेयर जो है वो मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कंटेन कंट्रैक्टाइल मसल्स फाइबर्स। अब मायोकार्डियम जो है ये कंट्रैक्शन का काम कर पाती है। इसमें जितने मायोकार्डियम फाइबर्स है कंट्रैक्शन होने के लिए वो जो है कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड पंप होता है। अब मायोकार्डियम लेयर का आगे काफी अच्छा जो है वो स्लाइड है, वो उस पर मैं मायोकार्डियम की डिटेल बताऊंगी कि इसमें जो है फाइबर्स कौन से हो और किस तरह ये कंट्रैक्ट करती है।
अब इनर मोस्ट लेयर जो है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रही हूँ लेयर्स का। इनर मोस्ट लेयर जो है वो इंडोकार्डियम है। इंडोकार्डियम, अब पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर। ये है लाइन, इसकी लाइंस होती हैं कार्डियक चैम्बर एंड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी वेल्व्स एंड हार्ट चैम्बर्स। अब जो इनर मोस्ट लेयर है वो इंडोकार्डियम है। इंडोकार्डियम जो है वो, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं और वेल्व होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन करवाती है। अब लेयर्स ऑफ द हार्ट, जैसे मैंने बताया कि सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है इंडोकार्डियम है, फिर जो है मिडल लेयर मायोकार्डियम एंड आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिकार्डियम लेयर है। अब ये लेयर्स दिखाई गई हैं और इसके हार्ट के चैम्बर है साथ। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड होगी चैम्बर उसमें भी है, लेकिन हार्ट के 4 चैम्बर दिखाए हुए हैं। 2 जो है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज आप लोगों को आती है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप लोगों ने वेरी क्लियरली पढ़ी होती है, लेकिन अपने यूनिट में है तो इसलिए मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो मैंने लेयर जो है हार्ट की लेयर का आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि हार्ट की जो है वो लेयर जो है इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम है। और उसके बाद जो है हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए ब्लड हार्ट के। इसके बाद जो है ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर, जिस तरह मैंने राइट एट्रियम बताया। सुपीरियर प्राइमरी रिसीविंग चैम्बर डू नॉट एक्चुअली पंप। अब ये जो राइट एट्रियम है वो एक्चुअली उसका पंपिंग का काम नहीं है, उसमें ब्लड जो है पूरे बॉडी का ब्लड राइट एट्रियम में जो है वो कलेक्ट होता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जितना भी आता है वो राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। राइट एट्रियम में कलेक्ट होने के बाद वो वेंट्रिकल, अब यहाँ पे उन्होंने 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल बताया, लेकिन इसकी डिटेल में आगे जाके बताती हूँ कि किस तरह ब्लड पंप होके राइट एट्रियम में आता है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम जो 2 चैम्बर आपको दिखाया नजर आ रहे होंगे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। अब 2 एट्रियम में राइट एट्रियम की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कलेक्ट होके राइट एट्रियम में आता है। अब 2 वेंट्रिकल है। अब 2 वेंट्रिकल जो है, दोनों वेंट्रिकल पंपिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट जाके देखते हैं कि किस तरह से ये पंपिंग का काम करते हैं। चैम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, और ये जितने भी चैम्बर है इनके सेप्टम बना के इनको 4 चैम्बर को जो है सेपरेट किया गया है। अभी इस स्लाइड में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल है जी। अब ये हार्ट की आप लोगों को जो है अनाटमी दिखाई हुई है। इसमें सुपीरियर वेना केवा है, ये सबसे ऊपर सुपीरियर वेना केवा, और ये इंफीरियर वेना केवा है। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, और फिर इसके वेल्व दिखाए गए हैं। इसके जो है सबसे पहले वेल्व जो है वो राइट एट्रियम और जो है राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। सबसे पहले मैंने आपको हार्ट की लेयर्स बताई हैं। हार्ट की लेयर जो है इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। उसके बाद मैंने हार्ट के जो है 4 चैम्बर बताए, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और 2 राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। और 4 चैम्बर जो है इनके दरमियान में सेप्टम है और ये अलग-अलग होते हैं। अब चैम्बर के बाद मैं आप लोगों को वेल्व्स बता रही हूँ कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के जो दरमियान में वेल्व है वो ट्राइकस्पिड वेल्व। जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है तो वो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो
ट्राइकस्पर्ड वेल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेल्व, अब जो है वो पल्मोनरी वेल्व में के जरिए होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। अभी तक मैंने आपको कितने वेल्व इंट्रोड्यूस करवाए हैं? 2 वेल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वेल्व, और राइट एट्रियम से ब्लड जो है, जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया था वो ट्राइकस्पर्ड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ गया, और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी वेल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में चला गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स की तरफ। अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के जरिए जो आया वो लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से जो है ब्लड वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होने के लिए उसको माइट्रल वेल्व के अंदर से एंटर होना होगा। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है दैट इज माइट्रल वेल्व। अब माइट्रल वेल्व से होता हुआ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एओर्टिक वेल्व के थ्रू एओर्टा में चला गया, और एओर्टा से वो होल बॉडी को सर्कुलेट उसने किया। अब इस स्लाइड में आपको मैंने थोड़ी सी सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड है कि हार्ट किस तरह से सर्कुलेट करता है। हार्ट को सर्कुलेट करने के लिए 4 चैम्बर और इसके साथ चैम्बर के साथ वेल्व है। इसमें मैंने आपको वेल्व इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पर्ड वेल्व, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है जब वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वो पल्मोनरी वेल्व जो है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेट होने के लिए। अभी तक जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही थी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के जरिए वापस हार्ट की तरफ आया। पल्मोनरी वेन के जरिए जो हार्ट की तरफ आया वो लेफ्ट एट्रियम में आया। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको एंटर होने के लिए माइट्रल वेल्व वेन के दरमियान, माइट्रल वेल्व से होता हुआ राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हो गया। अब लेफ्ट जो वेंट्रिकल था उसमें एओर्टिक वेल्व के जरिए होता हुआ एओर्टा में चला गया, और एओर्टा से जो है सर्कुलेशन पूरे बॉडी में पंप कर दिया उसने। अब हमने ब्लड की जो है वो लेयर भी पढ़ी, जो है हार्ट की लेयर पढ़ी, हार्ट के चैम्बर पढ़े, और हार्ट के कितने वेल्व्स हैं और उन वेल्व का क्या फंक्शन है वो भी हमने पढ़े। अब ये अनाटमी है वेल्व की आपके सामने, वो जो है उसको पार्शल दिखाया हुआ था क्योंकि उसके अंदर से आपको जो है चैम्बर और वेल्व्स दिखाने थे, और ये जो कंप्लीट हार्ट की अनाटमी वो दिखाई दी है, जिसमें आपको दिख रहा है कि सुपीरियर वेना केवा है और ऐसे ही इसकी सीध में नीचे इंफीरियर वेना केवा होता है, और राइट और लेफ्ट एट्रियम है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स दिखाए हुए हैं, और फिर इसमें पल्मोनरी ट्रंक्स दिखाए हुए, और लेफ्ट जो है एओर्टा दिखाया गया है, और इसकी लोकेशन दिखाई गई है कि लोकेट कैसे करता है। आपको यहाँ पिक में नजर आ रहा होगा कि इसकी लोकेशन क्या है। अब ये चीजें जो है इस यहाँ से मैं सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड कैसे आता है। ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी
जो है सर्कुलेशन के लिए इसकी पल्मोनरी आर्टरीज में आता है, ठीक है। पल्मोनरी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरीज में आता है, और पल्मोनरी आर्टरी से जो है वो ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू वो वापस आता है, वापस आके एओर्टा के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। जी, coronary circulation. The coronary circulation, the coronary artery supply the oxygenated blood to myocardium of heart. Coronary artery originate from base of the aorta and penetrate into the myocardium. अब ये जो है कोरोनरी आर्टरी एओर्टा की बेस के साथ अटैच होती है। अब ये दिखाया हुआ है कि एओर्टा है और एओर्टा के स्टार्ट में उसकी बेस से स्टार्ट होती है पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी कोरोनरी आर्टरी, और ये जो है कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द एओर्टा एंड पेनिट्रेट इनटू द मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम को पेनिट्रेट करती है। कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है इस वक्त? ओनली 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे। जी, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम की रेगुलेशन कैसे होती है? हमने ब्लड के जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ते जा रहे हैं कि ब्लड की लेयर्स कितनी थी, ब्लड के चैम्बर्स कितने थे, ब्लड के वेल्व्स कितने थे, कोरोनरी आर्टरी कौन सी है और कोरोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, कोरोनरी आर्टरी की एनाटॉमी अटैच कहाँ होती है। कोरोनरी आर्टरी जो है वो एओर्टा की बेस पे स्टार्ट होती है और मायोकार्डियम को पेनिट्रेट करती है। 3 फैक्टर्स रेगुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इसको 3 चीजें रेगुलेट करती हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए नंबर 1 रीलोड, नंबर 2 जो है कंट्रैक्टिसिटी, और नंबर 3 आफ्टर लोड। अब 3 चीजों से जो है रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन होता है, नॉर्मल होता है और इसकी रेगुलेशन होती है। अब देखते हैं कि ये जो है प्रीलोड क्या है। Preload is the degree to which muscle fiber in the ventricle are stretched at the end of the relaxation period. डायस्टोलिक पीरियड जिसको कहते हैं, उसकी रिलैक्सेशन होती है जब, तो वो प्री लोडिंग हो रही होती है उस वक्त। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त अपर चैम्बर्स की लोडिंग हो रही होती है, प्री लोडिंग। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उसके ऊपर वाले दोनों चैम्बर जो है वो जो है खाली हो जाते हैं और उनमें प्री लोडिंग दोबारा होती है और वो डायस्टोलिक फेज होती है। जैसे देखें, प्री लोडिंग इज द डिग्री टू विच मसल फाइबर इन द वेंट्रिकल आर स्ट्रेच्ड। वेंट्रिकल के मसल फाइबर स्ट्रेच हो जाते हैं और कंट्रैक्शन हो जाती है। जैसे ही वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स के मसल फाइबर स्ट्रेच हुए, उनकी स्ट्रेचिंग से एकदम पंपिंग हो जानी है, और जब पंपिंग होनी है तो उसने रिलैक्स हो जाना है। अब रिलैक्स हो जाना है तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, और दोबारा से प्री लोड स्टार्ट हो जाता है। वो अपर चैम्बर जो है वो प्री लोडिंग वहां होनी शुरू हो जाती है एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक पीरियड या रिलैक्सेशन पीरियड। Preload largely depend on the amount of blood returning to the heart from venous circulation. ये मैंने बता दिया कि जैसे ही जो है वेनस सर्कुलेशन से ब्लड जो है दोबारा प्रीलोड होना शुरू हो जाता है। कंट्रैक्टिसिटी। कंट्रैक्टिसिटी तो डेफिनेटली है कि कंट्रैक्शन ब्लड की कंट्रैक्शन में कंट्रैक्टिसिटी इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर टू शॉर्टन और कंट्रैक्ट। अब ये नेचुरली जो है कार्डियक फाइबर जो है वो शॉर्टन हो जाएंगे, जैसे ही कंट्रैक्शन उनकी होगी कार्डियक फाइबर जो है वो कंट्रैक्ट होंगे। जैसे ही उनकी कंट्रैक्टिसिटी होगी तो वो ब्लड जो है आगे पंप हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस इफ कंट्रैक्टिसिटी इज पुअर। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कंट्रैक्टिसिटी
जो है मसल्स फाइबर जो है मायोकार्डियम के मसल्स फाइबर, हार्ट के मसल्स फाइबर जो है वो उनकी कॉन्ट्रैक्टिसिटी किसी की वजह से डिक्रीज हो जाए तो उसकी ब्लड की जो है रेड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट, तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट जो है वो रेड्यूस हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ejected from the each ventricle due to the contraction of the heart muscles which compresses these ventricle। अब contracticity जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ब्लड का वो ब्लड जो है वो इजेक्ट करता है फ्रॉम द वेंट्रिकल ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की कंट्रैक्शन से दोनों जो है वेंट्रिकल्स उनकी कंट्रैक्शन होती है और ब्लड जो है विच कंप्रेस दीज वेंट्रिकल, और दोनों जब कंट्रैक्शन होती है दोनों वेंट्रिकल्स कंप्रेस होते हैं और ब्लड पंप हो जाता है। अब ब्लड पंप कैसे होता है, दोनों एट्रिया जो है उनकी जो है लोडिंग इकट्ठे हो रही होती है, दोनों वेंट्रिकल जो है उनकी पंपिंग इकट्ठी हो रही होती है। अब जो है एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से पंप होके लंग्स की तरफ जा रहा होता है राइट जो है वेंट्रिकल से। दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम से आया होता है लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेट होके वो पंप होता है। मीन के दोनों वेंट्रिकल जो है वो जो है एट ए टाइम कंट्रैक्ट होते हैं और दोनों एट ए टाइम ब्लड को पंप करते हैं। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जो है वो पंप करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा की तरफ जो है वो पंप करेगा। इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पैरेलल चल रही होती है। इसी तरह आफ्टर लोड, अब आफ्टर लोड इज द रेजिस्टेंस दैट द वेंट्रिकल मस्ट overcome during systolic to eject blood into the circulation। अब आफ्टर लोड क्या है, जब ब्लड की इजेक्युलेशन हो जाती है, ब्लड जो है वो इजेक्ट हो जाता है, पंप हो जाता है, तो वो आफ्टर लोड हो गया। ठीक है, जब दोनों एटीएम जो है वो ब्लड पंप करके तो जो उनमें जो है ब्लड जो खत्म हो गया और दोबारा उनकी प्री लोडिंग मैंने बताया था कि वो फौरन से लोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये हो गया आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग मीन कि जैसे ही कंट्रैक्शन होती है ब्लड सर्कुलेट हो जाता है दोनों वेंट्रिकल से और जो है दोबारा दोनों एट्रियम में जो है फिलिंग खत्म हो जाती है तो वो लोड होना शुरू हो जाता है। प्री लोडिंग, आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग मीन कि जैसे ही आफ्टर लोडिंग मीन कि जब लोड होता है ब्लड तो रेजिस्टेंस होती है वेंट्रिकल्स की, मस्ट ओवरकम ड्यूरिंग दिस सिस्टोलिक टू इजेक्ट ब्लड इनटू द सर्कुलेशन। अब जो है सर्कुलेशन के लिए फौरन ब्लड जो है इजेक्ट कर दिया, ये आफ्टर लोड। आफ्टर लोड मीन जैसे ही लोड हुआ ब्लड, प्री लोडिंग मैंने बताया था, और वो ब्लड इजेक्ट हो गया फौरन से सर्कुलेट, तो ये आफ्टर लोडिंग होगी। जो जैसे पंपिंग से पहले ना कंट्रैक्शन के दरमियान ये आफ्टर लोडिंग है, जब पंपिंग होने लगती है। कंट्रैक्टिसिटी जब हो रही होती है, कंट्रैक्टिसिटी तब होती है जब लोडिंग हो चुकी होती है। ठीक है, और आफ्टर लोडिंग जो है कंट्रैक्टिसिटी होती है और ब्लड जो इजेक्युलेट हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। द राइट वेंट्रिकल इजेक्ट ब्लड इनटू द pulmonary circulation and left जो ventricle eject blood through the aorta valve to the systemic circulation। यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि दोनों जो है एट्रिया, पहले प्री लोडिंग कहाँ होगी, दोनों एट्रिया में। दोनों एट्रिया से जो है कंट्रैक्शन, दोनों एट्रिया से ब्लड जो है दोनों वेंट्रिकल में आएंगे, दोनों वेंट्रिकल से जो है
ये आफ्टर लोडिंग हो गई। आफ्टर लोडिंग जब वेल्व से दोनों वेंट्रिकल फिल हो गए, दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोडिंग। अब आफ्टर लोडिंग ये सिलसिला तो जारी है ना, उधर से दोनों एट्रिया जब फिल होते हैं तो वो दोनों वेंट्रिकल से दोनों वेल्व के जरिए होते हुए दोनों वेंट्रिकल में आ जाते हैं। दोनों वेंट्रिकल फिल हो गए और दोनों जब वेंट्रिकल फिल हो जाते हैं तो दोनों एट्रिया पीछे फिलिंग होती रहती है। अब ये आफ्टर लोड है, इनकी लोडिंग हो चुकी है और दे आर रेडी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप टू ब्लड टू दी circulation of the whole body from left ventricle and circulation blood from the pulmonary circulation to the right ventricle से to the pulmonary artery lungs की तरफ। बेटा इज इट क्लियर? आपको मेरी समझ आ रही है? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी समझ आ रही है? ट्वेंटी 29 स्टूडेंट्स ओनली प्रेजेंट हैं। जी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करें आप, क्या आपको समझ आ रही है? ओके थैंक यू। अदील, यस मैम, ठीक है जी। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शंस। अभी जी बेटा, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब जो है ऐसे नोड, एवी नोड और एवी बंडल ऑफ हीस एंड जो है पुरकिंजी फाइबर्स, इनकी बात करने से पहले जो है आप लोगों को समझ आना जरूरी है कि हमारे 4 चैम्बर जो है, 4 चैम्बर के 4 वेल्व्स जो है वो उनका क्या फंक्शन है। अब 2 एट्रियम है और 2 एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके वेल्व राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेल्व है वो ट्राइकस्पर्ड वेल्व है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो वेल्व आता है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पर्ड वेल्व। और ट्राइकस्पर्ड वेल्व से ब्लड की सर्कुलेशन जब होती है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेल्व के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होने, ब्लड जो है वो लंग्स की तरह जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये मैं दोबारा आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आपको इन कार्डियक कंडक्शन के नोड्स की समझ आ जाए। जब आपको उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन का सही पता होगा 4 चैम्बर और वेल्व के, तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि ऐसे नोड क्या है और उसका फंक्शन क्या है, एवी नोड क्या है और उसका फंक्शन क्या है, और एवी बंडल ऑफ हीस क्या है और उसका फंक्शन क्या है, एंड पुरकिंजी फाइबर्स क्या है और उनका जो है फंक्शन क्या है। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। मैंने आपको पंपिंग का दोबारा से बता के अब मैं जा रही हूँ कि कार्डियक कंडक्शन किस तरह होती है। नोड क्या है? अब सबसे पहले दोनों एटीएम के अपर पे जो एक आपको वायरिंग नजर आ रही है उसको जो है कौन सी वायर बोलेंगे? सॉरी, जी, इम्पल्स। जी, ये जो वायर है अपर चैम्बर के ऊपर से, ये जो है इंटरनल पाथवे इसको बोलते हैं। ये पाथवे जो दोनों एट्रियम से वायर आ रही है वो जाके साइनो एट्रियल नोड्स के साथ ज्वाइन हो रही है। जो राइट एट्रियम है उसके आउटर अपर साइड पे देखें एक नोड आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनो एट्रियम नोड। इसको साइनो एट्रियम नोड इसलिए बोलते हैं ऐसे नोड कि दोनों एट्रियम के ऊपर से दोनों का कनेक्शन इसके साथ है, दोनों एट्रियम का। ठीक है, इसलिए साइनो एट्रियम नोड इसको बोलते हैं।
अब साइनो एट्रियम नोड जो है उसकी ये जो है कार्डियक जो इलेक्ट्रिक साइनो एट्रियम नोड जो है दी इसका फंक्शन क्या है, दी हार्ट नेचुरल पेसमेकर। ये साइनो एट्रियल नोड जो है ये नेचुरल पेसमेकर भी इसको बोलते हैं। अब जब ये पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड जो है किसी वजह से खत्म हो जाता है तो आर्टिफिशियल कार्डियक वार्ड में पेशेंट को जाके आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये पेसमेकर जो है ये नेचुरल पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड जो एट्रिया के जो राइट एट्रिया के अपर आउटर साइड पे मैंने आपको दिखाया उसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, क्योंकि दोनों एट्रिया का जो कनेक्शन है उसके साथ है ये सेंड आउट रेगुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम दी टॉप चैम्बर्स। ये इलेक्ट्रिकल जो है वायर दोनों चैम्बर्स के ऊपर मैंने दिखाई थी कि मेरी जो पिक है जो मैंने दिखाई मैं आपको दोबारा भी दिखाने जा रही हूं कि ये देखें जी, ये बेटा आपको पिक नजर आ रही है ना दोनों चैम्बर्स के ऊपर। इससे ये इसे इलेक्ट्रिकल करंट कह ले, इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है दोनों से ये ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड की तरफ आते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें इलेक्ट्रिकल करंट कह ले नेचुरली जो पेस मेकर है वो है ये। अब इसको साइनो एट्रियल नोड इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों एट्रियम के ऊपर से इलेक्ट्रिकल करंट जो है इस नोड के साथ टच है और दोनों की इम्पल्सिस एट ए टाइम ये करवाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है साइनो एट्रियल नोड से दोनों एट्रिया में जा रही, दोनों एट्रियम से देखें, दोनों एट्रियम से जो इलेक्ट्रिकल वायर है इसके राइट एट्रियम में तो आपको नजर आ रहा है ना कि साइनो एट्रियल नोड है। अब इनके दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है उस इलेक्ट्रिकल वायर के जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो उसके फाइबर्स है जो उसको करंट दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पहुंचा रहे हैं। अब इसलिए दोनों जो अपर चैम्बर हैं उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो साइनो एट्रियल नोड से जा रही हैं। अब दी हार्ट नेचुरल पेसमेकर sinusoidal node send out regular electrical impulses from the top chamber, both atrium, causing it to contract and pump blood into the bottom chambers. ठीक है, अब ये जो कार्डियक इम्पल्सिस दोनों चैम्बर से इक्वली जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई और ब्लड पंप हो गया लोअर चैम्बर्स में। साइनो एट्रियल नोड अपर बोथ चैम्बर में जो नोड हैं उनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस करवाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जैसे ही होती हैं तो इन दोनों चैम्बर्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, दोनों अपर चैम्बर्स की। अब दोनों अपर चैम्बर्स की जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ब्लड पंप कर गया इनटू बॉटम चैम्बर्स, दोनों जो है लोअर चैम्बर्स में। अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों चैम्बर की जब रीफिलिंग हो चुकी अपर चैम्बर्स की तो पेस मेकर ने साइनोएट्रियल नोड ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है वो प्रोड्यूस की और दोनों अपर चैम्बर्स को पंप करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया और कॉन्ट्रैक्ट करवा के पंप करवा दिया। जैसे ही पंपिंग हुई तो दोनों अपर चैम्बर से ब्लड जो है लोअर चैम्बर्स में आ गया। ठीक है, इम्पल्सिस बॉटम चैम्बर्स में आ गया और बॉटम चैम्बर से जो है, बॉटम चैम्बर कौन से, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज देन conducted to the ventricle through a form of junction box called the AV node. अब AV node से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कहाँ गई,
लोअर चैम्बर जो है दूसरे नोड की तरफ। ये तो साइनो एट्रियल नोड था ना, साइनो एट्रियल नोड से जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जो है उन्होंने जो आई और दोनों चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और दोनों चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप करवाया। ब्लड को पंप करवा के तो ब्लड को जो है लोअर चैम्बर्स में, बॉटम चैम्बर्स में भिजवा दिया। अब बॉटम चैम्बर्स में ब्लड आने, बॉटम चैम्बर जो है उनमें ब्लड आने के बाद जो है अब क्या होगा, उसके बाद ये देखो इसमें ब्लड की इंपल्सिस जो है जैसे ही पेसमेकर से साइनोएट्रियल नोड से इंपल्सिस हुई तो उसने ब्लड को जो है पंप किया। अब पंप करके बॉटम चैम्बर में आने से पहले जो पाथवे है इलेक्ट्रिक वायर्स इसके साथ अटैच है साइनोएट्रियल नोड, और नीचे जो है वो एट्रियोवेंट्रिकल नोड है, इसको एवी नोड कहेंगे नीचे वाला जो नोड है। अब नीचे वाला जो नोड है एट्रियोवेंट्रिकल नोड है, ये एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के करीब है ये नोड, ठीक है। अब इस नोड का क्या फंक्शन है, ऊपर वाले नोड का तो काम था कि उसने कॉन्ट्रैक्शन कराई अपर चैम्बर्स की और ब्लड जो है वो बॉटम साइड पे भिजवा दिया। अब यहां से जो पाथवे, ये इसकी जो वायरिंग है, जो साथ इसकी वायर अटैच है ऐसे नोड से लेके जो साइनोएट्रियम नोड से जो है एट्रियोवेंट्रिकल नोड तक जो इलेक्ट्रिकल करंट वायर जाती हैं उनके थ्रू से एट्रियोवेंट्रिकल में जो है करंट आ जाता है। अब एट्रियोवेंट्रिकल जो है वो तब तक इसका क्या काम है एट्रियोवेंट्रिकल नोड का, कि ये कार्डियक इंपल्सिस को रेड्यूस करवाएंगे। इन्होंने क्या करना, कार्डियक इंपल्सिस को रेड्यूस करना है क्योंकि नीचे प्री लोडिंग हो रही है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि पहले तो साइनोएट्रियल नोड मैंने बताया था ना, अब एट्रियोवेंट्रिकल जो है नोड उसका क्या फंक्शन है। द इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन बिटवीन द अपर एंड लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। अब अपर एंड लोअर चैम्बर में इलेक्ट्रिकल रिलेशन जो है वो कौन सा था, कि जो है एट्रियोवेंट्रिकल नोड और दोनों नोड के दरमियान, ठीक है। एक जो है जो नीचे वाला नोड है वो एट्रियोवेंट्रिकल नोड था, ऊपर वाला नोड जो था वो साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल से एट्रियोवेंट्रिकल नोड के दरमियान जो वायरिंग थी उसके थ्रू से एट्रियोवेंट्रिकल में जब करंट आता है तो ये क्या करता है, उसको उस करंट को जो है रेड्यूस करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल from the sinoatrial node must pass through the atrioventricle node to reach the ventricle, ठीक है। अब इन्होंने वेंट्रिकल तक जाना था, एट्रियोवेंट्रिकल नोड में जब करंट आता है तो इसने वेंट्रिकल में जाना था। वेंट्रिकल में जाने तक उसने कंट्रोल करना है जो इलेक्ट्रिक करंट जो पूरी अपनी ताकत से आ रहा था, उसने अभी जाने नहीं देना वेंट्रिकल में। क्यों नहीं जाने देना, द एट्रियोवेंट्रिकल नोड विच कंट्रोल द हार्ट रेट इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। नंबर वो जो कार्डियक हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। द एट्रियोवेंट्रिकल नोड सर्व एज एन इलेक्ट्रिकल रिले स्टेशन, और एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो है वो इनका आपस में कनेक्शन है, रिले स्टेशन मीन इनके आपस में रिलेशन है। स्लोइंग द इलेक्ट्रिकल करंट सेंट बाय द साइनोएट्रियल नोड, जो साइनोएट्रियल नोड से करंट आ रहा था उस करंट को जो है एट्रियोवेंट्रिकल नोड कम करवाता है,
ठीक है, कम क्यों कराता है? बिफोर द सिग्नल परमिटेड टू पास डाउन थ्रू द वेंट्रिकल, जब तक उसको सिग्नल नहीं आता कि वेंट्रिकल में आ जाए। वेंट्रिकल की तब तक ये हो रहा होता है ना, प्री लोड हो रही होती वेंट्रिकल की। जब तक वेंट्रिकल्स की प्री लोडिंग नहीं हो रही तो साइनो एट्रियल नोड से जो करंट एट्रियो वेंट्रिकल नोड में आ रहा होता है वो उसको कंट्रोल करता है। अब जब उसको कंट्रोल करता है, जब तक उसको सिग्नल नहीं आ जाता कि दोनों वेंट्रिकल की प्री लोडिंग हो गई है, दिस डिले इंश्योर दैट द atria have an opportunity to fully contract before the ventricle are stimulated। जब तक वेंट्रिकल स्टिमुलेट नहीं होते तो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। एटीएम से ब्लड जो है वो एटीएम के बेस तक भर के कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है, और उस कॉन्ट्रैक्शन को जो है कंट्रोल किसने किया हुआ है? साइनो एट्रियल नोड ने। After passing the atrioventricle node, the electrical current travel to the ventricle। जैसे ही जो है इसने कहा कि आफ्टर पासिंग द एट्रियोवेंट्रिकल नोड द इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल टू द वेंट्रिकल। अब जब उसकी वेंट्रिकल्स की प्री लोडिंग हो गई है तो फिर वहां से सिग्नल चला जाता है along special fiber embedded into the wall of the lower part of the heart। अब जो है जब उसको एक मैसेज आ गया कि लोअर चैम्बर की प्री लोडिंग हो चुकी है, तब तक उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो इसलिए तो इसने कार्डियक जो है यहाँ बताया हुआ था एलिमेंट कंडक्शन रिले सिचुएशन करंट साइनोट्री। जब तक उसकी प्री लोडिंग नहीं हो जाती लोअर चैम्बर्स की तो साइनो एट्रियल नोड ने उसको जो है कंट्रोल में रखा हुआ। जैसे प्री लोडिंग होती है मैसेज चला जाता है तो उसने फौरन से करंट जो है कंप्लीट दिया, और जितने भी मसल्स फाइबर थे वेंट्रिकल्स के और वो क्या हो गए? मायोकार्डियल, दोनों मायोकार्डियल फाइबर्स और दोनों वेंट्रिकल के फाइबर जो है वो जैसे ही मैसेज किया उसने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिए। जिसने पहले तो रेड्यूस किया हुआ था ना कि साइनो एट्रियल नोड से जो करंट आ रहा था एट्रियोवेंट्रिकल नोड में, तो एट्रियोवेंट्रिकल नोड ने उसको कंट्रोल में इसलिए किया हुआ था कि प्री लोडिंग हो जाए लोअर चैम्बर्स की। जैसे ही लोअर चैम्बर्स की प्री लोडिंग हो गई तो फौरन मैसेज मिला और उसने फौरन करंट जो है कंप्लीट पहुंचा दिया। और जैसे ही करंट जो है लोअर चैम्बर नीचे दोनों चैम्बर्स में गया, दोनों वेंट्रिकल्स में और दोनों जो है मायोकार्डियम में। अब मायोकार्डियम के में फाइबर्स है, ये फाइबर तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब ये फाइबर्स मैं आपको दिखाने जा रही हूं, ये देखें, ये जो साइनो एट्रियोवेंट्रिकल नोड की मैं बात कर रही हूँ ना, जिससे जो है इम्पल्सिस को कंट्रोल इलेक्ट्रिक कार्डियल इम्पल्सिस कार्डियक इम्पल्सिस को कंट्रोल में किया हुआ था। अब जैसे ही लोअर चैम्बर जो है उनकी फिलिंग हो गई तो फौरन से जो है उसने पूरी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो था इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस नीचे जो है वेंट्रिकल्स में पहुंचा दी। ठीक है, अभी जब उनको अलाउ हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट वहां पहुंचा जाए। अब ये फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे फाइबर्स। इन फाइबर्स को पुरकुंजी फाइबर बोलते हैं। ये छोटे छोटे फाइबर्स जो हैं इनको पुरकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट फौरन से दोनों वेंट्रिकल्स के पुरकिंजी फाइबर्स में आया एट ए टाइम, और दोनों जो है मायोकार्डियम में आया दोनों साइड पे, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो जो है पंप हो गया हार्ट, राइट जो है वेंट्रिकल से ब्लड जो है ब्लड पंप हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए, और लेफ्ट चैम्बर से ब्लड सर्कुलेट हो गया एओर्टा की तरफ बॉडी की सर्कुलेशन के लिए, होल बॉडी की।
इज इट क्लियर बेटा? अब मैं आपको ये दिखा रही थी कि अब मैंने आपको क्या बताया कि साइनो एट्रियल नोड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और एट्रियो वेंट्रिकल नोड क्या है और इसका फंक्शन क्या है, और दोनों के दरमियान में जो है इंटरनल नोड जो है उनको ये पाथवे है दोनों को मिलाता हुआ। ठीक है, ये जो है इसको बंडल ऑफ हिस जो है नीचे जो है, अब दोनों ये तो पाथवे था ना, जो दोनों दोनों नोड के दरमियान जो वायर आपको नजर आ रही है, ये पाथवे दोनों के करंट को मिलाने के लिए। अब जो है एट्रियो वेंट्रिकल नीचे वाला नोड, नीचे वाले नोड से नीचे जो वायर्स आ रही हैं उन वायर्स को एक तो छोटी छोटी वायर्स है जिनको मैंने बताया कि फाइबर्स लाइक है, इनको पुरकिंजी फाइबर्स बोलेंगे। पुरकिंजी फाइबर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड से लेके पुरकिंजी फाइबर के दरमियान आपको एक वायर नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक वायर। दैट वायर इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। ठीक है, अब ये बंडल ऑफ हिस जो है दोनों वेंट्रिकल में आपको नजर आएगी। लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। मैं आपको जो है आज इलेक्ट्रिकल नेचुरल इम्पल्सिस ऑफ द हार्ट या इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द हार्ट हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे, एट्रियो वेंट्रिकल नोड से जो पाथवे इलेक्ट्रिकल वायर जा रही हैं वो इलेक्ट्रिकल पाथवे है। फिर साइनो एट्रियल नोड से एट्रियो वेंट्रिकल नोड से जो वायर जा रही है उस वायर को बंडल ऑफ हिस कहेंगे। अब ये बंडल ऑफ हिस जो है दोनों साइड पे जा रही है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। बंडल ऑफ हिस कहां से आई? ये एट्रियो वेंट्रिकल नोड से जो इलेक्ट्रिकल वायर राइट एट्रियम में भी जा रही है, राइट वेंट्रिकल में भी जा रही है और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रही है। दोनों वेंट्रिकल्स में जो वायर जा रही हैं दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। राइट वाले में राइट बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट वाले में लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। और इसके साथ छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिनको पुरकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। अब जो है पुरकिंजी फाइबर्स का काम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट देना और दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना। अब यहां से भी देख लेते हैं कि पुरकिंजी फाइबर्स आर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स दैट रिसीव conductive signals originating at the atrioventricular node and जो है simultaneously या automatically activate the left and right ventricles by directly stimulating the ventricle and myocardium। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए इस तरह की स्लाइड्स बनाई हैं कि आपको मेरे अगर भूल भी जाएं कि मैडम ने क्या बताया था तो जैसे ही आप मेरे नोट्स निकालें तो आपको फौरन आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी कि मैडम ने ये चीज बताई थी। ठीक है, पुरकिंजी फाइबर्स का क्या फंक्शन है कि उनमें एकदम से इलेक्ट्रिकल करंट आया, जैसे ही लोअर चैम्बर्स की फिलिंग हो गई थी तो फौरन से एट्रियो वेंट्रिकल नोड ने कंप्लीट करंट जो है वो पुरकिंजी फाइबर्स में भेज दिया और पुरकिंजी फाइबर से एट ए टाइम मायोकार्डियम ये पुरकिंजी फाइबर जो है मायोकार्डियम में मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। ये मायोकार्डियम और दोनों वेंट्रिकल एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। दोनों एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ? ब्लड पंप हो गया। ब्लड पंप हुआ किसका? दोनों वेंट्रिकल्स का। दोनों वेंट्रिकल्स का, राइट वेंट्रिकल्स का पंप हुआ तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल का पंप हुआ तो वो एओर्टा के थ्रू बॉडी सर्कुलेशन में चला गया।
बेटा ब्रेक लेनी है अब, 15 मिनट की ब्रेक लें, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जो है वो कैसे होती हैं। इनको पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इन नोड्स को नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। अभी शॉर्ट ब्रेक ले लें 15 मिनट की, उसके बाद मैं दोबारा बुलाती हूँ। मेरा भी रोजा है और आपका भी रोजा है, शॉर्ट ब्रेक ले लें, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स ब्रेक खत्म हो गई, वापस आ गए हो? जी स्टूडेंट्स वापस आ गए हो? यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म हुआ था पुरकिंजी फाइबर से। ओके जी, फैक्टर अफेक्टिंग सीरियस सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम है। एलिवेटेड सीरम लिपिड जो है, सीरम लिपिड एलिवेट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या फिर हाइपरटेंशन हो। बच्चों सारे हो ठीक। अब बेटा मेरा अगली स्लाइड जो है वो फाइबर से आगे मैं जा रही हूँ। फाइबर दैट अफेक्टिंग दी सीवीएस। सीवीएस मींस सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम। एलिवेटेड सीरम लिपिड अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन हो पेशेंट को, तभी फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं इसको। सिगरेट स्मोकिंग हो तभी, और डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ मीन कि जिसमें एक्टिविटी कम हो, एक्सरसाइज और एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल ना की जाए। तो ये सारी चीजें ये अफेक्ट करती हैं हमारे सीवीएस पे। सीवीएस मायोकार्डियल इंफेक्शन। अब मायोकार्डियल इंफेक्शन ये डिजीज है कुछ जो है। मायोकार्डियल इंफेक्शन क्या है? नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। मायोकार्डियल इंफेक्शन उस वक्त होते हैं जब मायोकार्डियल मसल जो है उनकी नेक्रोसिस हो जाए। हार्ट फेलियर ड्यू टू मायोकार्डियल इंफेक्शन। अब हार्ट फेलियर क्यों होगा? मायोकार्डियल इंफेक्शन की वजह से हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर की और भी बहुत सी रीजन है। शॉर्टनेस हो जाएगा। अब हार्ट फेलियर हो जो है उसकी वजह से भी इरिटेशन ऑफ सीवियर होगी, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ से भी इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जब हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा तो उसकी वजह से जो है ये जब मसल्स मायोकार्डियल मसल्स की निक्रोस होगी तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं जाएगी तो पूरे बॉडी का जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें जो है सिस्टम जितना भी है, लंग्स की तरफ भी ब्लड कम है, है ही नहीं है कम जो है, और एओर्टा की तरफ भी कम जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? अब जब कम जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ठीक है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है तो उसके जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल जो है ब्लड जो कम पंप कर रहे हैं। जब पूरे बॉडी को कम पहुंच रहा है तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जा रहा है, तो वो भी कम है। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम जाएगा तो डेफिनेट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम आएगा। तो पूरे जो है बॉडी का सिस्टम जो है वो अफेक्ट कर जाएगा। अब उसमें क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ जाहिर है उसकी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं जाएगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब होती है तो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, मतलब बंदा तेजी 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 से छोटे छोटे तेजी से सांस ले रहा है और वो उसकी चेस्ट से उसके से पता चल रहा होता है। ऑर्थोपनिया मीन के पेशेंट जो है वो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी और वो सिर्फ बैठ के सिटिंग पोजीशन में सांस लेगा क्योंकि उसको डिफिकल्टी ब्रीथिंग है। ये सारी चीजें इंक्रीज रेस्पिरेटरी
या ऑर्थोपनिया, ये सारी चीजें जो है ये किससे हुई? मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से, क्योंकि सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं पहुंच रहा। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा बुला हो। इस्कीमिया, लैक ऑफ ब्लड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड सर्कुलेशन। अब इस्कीमिया और जो पीछे पड़ा कि मायोकार्डियल इंफॉक्शन, मायोकार्डियल इंफॉक्शन जो है, मायोकार्डियल टिश्यूज जो है उनकी निक्रोसिस आती है। जब मायोकार्डियल टिश्यूज की निक्रोसिस होती है तो भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआई का पेशेंट कहते होते हैं। एमआई मीन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब इस्कीमिया जो है लैक ऑफ ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड सर्कुलेशन। अब इस्कीमिया जो है किसी भी वजह से ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, तो इसको इस्कीमिया बोलते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कमी, जब ब्लड सर्कुलेशन, जब ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सर्कुलेशन होगी या लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? इस्कीमिया। और जैसे ही इस्कीमिया हार्ट पे इस्कीमिया की तरफ हार्ट जाता है तो टू मच पेन होती है, पेन नहीं होती हार्ट पे, तो हार्ट साइड पे बहुत ज्यादा पेन होगी। ब्लड अल्टरनेशन, ब्लड अल्टरनेशन में भी अल्टरेशन है। ब्लड अल्टरेशन अराइज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ब्लड अल्टरनेशन लिखा हुआ है, ब्लड अल्टरेशन है बेटा, ठीक है। ब्लड अल्टरेशन क्यों होगी? क्रोनिक फटीग की वजह से भी। अब ब्लड अल्टरेशन क्रोनिक फटीग की दफा करते जो लॉन्ग टाइम पे तो फटीग हो जाएगी। अब या फिर उस वर्किंग प्लेस चाहे जो ऐसा है जो उसको बहुत फटीग है, तो या स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगी, तो इसमें जो है सर्कुलेशन कम हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा और हाइपोटेंशन होगी। अब हाइपोटेंशन, जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो डेफिनेटली हाइपोटेंशन ही होगी ना, ब्लड की सर्कुलेशन कम हो। जी, reducing the risk of cardiovascular system। अब reducing the risk of cardiovascular disease क्यों होगा? स्मोकिंग, प्रिवेंट स्मोकिंग, स्मोकिंग से जो है जो ब्लड वेसल्स भी है, स्मोकिंग की वजह से उनकी इंटरनल लाइनिंग जो है इंडोथेलियल की वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब इंडोथेलियल की लाइनिंग जब डिस्टर्ब होगी तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगी, ब्लड वेसल्स जो है वो लाइनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से जो है, क्योंकि इसमें निकोटीन जो है वो इफेक्ट करती है, निकोटीन जो है वो ज्यादा हो जाती है और ब्लड सर्कुलेट जब होता है तो निकोटीन की इंक्रीज होने की वजह से इंडोथेलियल डैमेज हो जाती है। इंडोथेलियल लाइनिंग जो है की इंडोथेलियल उसकी लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। जैसे क्रॉनिक स्मोकिंग, जैसे ही इंडोथेलियल की लाइनिंग डैमेज हुई तो ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, ज़्यादा डायलेट होंगी तो रेड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब सर्कुलेशन तो नॉर्मल नहीं ना होगी फिर। ऐसे ही ब्लड लिपिड्स, मॉनिटर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो जो है फैटी पर्सन जो है या ओवरवेट होने की वजह से भी जो है लिपिड ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाता है। और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। और तीसरी चीज जो है वो हम ऑयली चीजें बहुत खाते हैं, ठीक है। ऑयली चीजें खाने की वजह से बर्गर, शवारमे, पकौड़े, समोसे और जो है ऑयली चीजें ज्यादा खाने की वजह से लेवल जो है, लोग जो है मीट बहुत ज्यादा खाते हैं,
अब जो है वो भी ज़्यादा लेने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जब जो है कुर्बानी की ईद उल अज़हा, तो उसमें मीट खाने से मना किया जाता है कि गोश्त जो है वो ज़्यादा ना खाएँ ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो जाए। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर मीट खाना है तो उस मीट को बॉयल करें, बॉयल करके उसकी जो यखनी है वो निकाल दें पहले। फिर मीट को दोबारा पकाएँ, उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो खा सकते हैं। इसी तरह से ये चीज़ें और ब्लड लिपिड जो है इंक्रीज हो जाए तो वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। एक्सरसाइज रेगुलर एंड मॉडरेट एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइज हम नहीं करते तो भी जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाता है, वेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें। ठीक है, एक्सरसाइज से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा क्योंकि ये बर्न होगी। और एक्सरसाइज से क्या होगा, मोटापा भी कम होगा, वेट भी इंक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है ट्रीट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन जब होगी तो डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं है। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन जो है स्टेनोसिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड है जब जो है इनकी स्टेनोसिस हो जाती है किसी वजह से, किसी डिजीज कैसी डिजीज है जो है स्टेनोसिस हो जाती है, इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एथेरोसिस हो जाता है, उसी की वजह से वैसे जो है होने की वजह से ब्लड का फ्लो चला तो उतना ही होना, उसका ब्लड है उसका फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर जो है क्रोनिक ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर वो भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाहिर है जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगा। वेट की तो मैंने सब में ही बात की है। वेट भी, ओवरवेट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अब जो है स्ट्रोक जब पेशेंट चला जाएगा, वेट जब ज्यादा होता है तो जितनी जितना ब्लड इंसानी जिसके अंदर होता है, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज रुक रुक कर आ रही है, लेकिन मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ। ठीक है, आप सुनने की कोशिश करें, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? सिर्फ एक स्टूडेंट की है कंप्लेन कि उनको आवाज नहीं आ रही। उनके बेटा आपके अपने भी तो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। जी, वेट की मैं बात करी। अब ओवर वेट जो है उसमें स्ट्रोक कैसे होता है या जो है ब्लड प्रेशर कैसे होता है। ब्लड जो है वो तो उतना ही इंसान के अंदर होता है ना जितना होना चाहिए। जी, मैं आपकी आवाजें देख रही हूँ कि किसी को मेरी आवाज आ रही है और किसी को नहीं आ रही, बट मैं अपना लेक्चर तो कंप्लीट कर रही हूँ। जी, ब्लड तो उतना ही होगा सर्कुलेट करने के लिए जितना बॉडी के अंदर होता है। अब जब वेट ज्यादा होगा तो ब्लड की डिमांड वो ज्यादा करेगा बॉडी में। जब जो वेट बॉडी वेट जब ज्यादा होगा तो वो ब्लड की डिमांड ज्यादा करेगा अकॉर्डिंग टू दैट बॉडी वेट। ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा करेगा। अब ऑक्सीजन जब ब्लड तो उसको उतना नेचुरली आ रहा है, उसका अपना वेट ज्यादा, फिर उसको हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होता है। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ऐसे ही डायबिटीज मेलिटस से जो है वो क्रोनिक डायबिटीज मेलिटस हो जाए, बट सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहती क्योंकि डायबिटीज मेलिटस जो है वो हाइपरटेंशन भी करा देती है पेशेंट को, और पेशेंट की जितनी ब्लड वेसल सर्कुलेशन हो रही होती है उनको स्टीनोसिस जो है स्टीनोसिस भी तंग कर देती है उनको। ठीक है, जब तो फिर होता है पेशेंट हाइपरटेंसिव हो जाता है। जब हाइपरटेंसिव
डायबिटीज, इस तरह से इस पे इफेक्ट। स्ट्रेस, अवॉइड क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस से भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे आजकल आप लोगों को क्या स्ट्रेस है कि आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो और आप लोगों की क्लासेस आपकी को समझ किसी को समझ नहीं आ रही, और किसी को आवाज आ रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, ये एक स्ट्रेस है। तो ये 4 महीने के बाद जो स्ट्रेस होगी वो क्रोनिक स्ट्रेस हो जाती है। ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी जो इस वक्त रिलेटेड है हमारे साथ। तो इसी तरह से किसी टाइप की स्ट्रेस हो सकती है, एग्जामिनेशन की स्ट्रेस हो सकती है। जो क्रोनिक स्ट्रेस होती है वो भी ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट करती है। जी, आज का लेक्चर मेरा खत्म हो गया है, तो हमारे पास ओनली हमारे पास 20 मिनट है। में अगला लेक्चर पढ़ने की बजाय आपको इसको समझ लें, ताकि कल हम दूसरा स्टार्ट कर लें। इस लेक्चर को जितना मैंने पढ़ाया उसको मैं समराइज करने जा रही हूँ, ताकि आपको आपकी रिवीजन भी हो जाए और टाइम भी कंप्लीट हो जाए। और दूसरा टॉपिक आप चीते हो कि मैडम बहुत ज्यादा हो गया, मैडम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने आज आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो पढ़ाया। ठीक है, मैं समराइज इस टॉपिक को आज जी, मैं आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड तक लेके जा रही हूँ, ताकि मैं इसकी जो है रिवीजन करा दूं, समराइज करा दूं आप लोगों को। किसी को भी आवाज नहीं आ रही? जी, थोड़ा सा आप वेट करें, मैं देखती हूँ आवाज क्यों नहीं आ रही। जिसको आवाज आ रही है वो मैसेज करेंगे उसको आवाज आ रही है। रेगुलर स्टूडेंट बेचारे पीट रहे कि उनको आवाज नहीं आ रही, तो कह रहे मैडम हमारी भी सुन लें, अपनी सुनाती जा रही हैं आप, हमारी सुन हमें आवाज नहीं आ रही। देख आप मैसेज पे सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, और मैं पूरा बोल रही हूँ जी ठीक है। एक दफा चेक। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं समराइज करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मैसेज करें। कैमरा भी काफी देर से नहीं आ रहा। नहीं, कैमरा तो बहुत दिख रहा। अच्छा प्रेजेंट हो गया, सिर्फ मैं कैमरा नहीं आ रहा मैम, तो यहाँ कैमरा ना इसकी खैर होती है ना। देख उनसे पूछे कैमरा आ रहा है। अच्छा ये इसका तो हमारे लिए है ना। पूछे कि आपको स्लाइड तो सिर्फ मेरी नहीं ना
आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आप लोग आवाज बार आवाज ठीक है, अब आवाज आ रही है बच्चों? जी, मैंने आवाज आ रही है, मैं पढ़ाना शुरू करूं? ऑडियो इशू है। नेट में असल में ना आपने फिर ये नेट कनेक्ट किया ना एसएनसी वाला, आपका लैपटॉप इस नेट पे नहीं चल रहा। ये कनेक्ट किया हुआ है। नहीं एसएनसी एसएनसी चला। ओके, जब आप बाहर चली गई वापस आई तो आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए। अच्छा, अब इसको साथ ले गई। अब फिर मैं इसको सही कर लेती हूँ दोबारा। जी चलिए दोबारा सेटअप पोर्टेबल ऑन कर ले सेटअप की जरूरत नहीं है, मैं ऑन कर ले बस। हॉटस्पॉट ऑन कर दे बस। ये नहीं कही था। अब ऑडियो क्लियर है, वीडियो नहीं है मेरा। ऑडियो तो सुने ना, वो वीडियो उनको मैंने दिखा। वो आपने कॉम्बिनेशन में किया है ये मास्क और ये कार्ड का ये भी चार्जर भी मैचिंग में, माशाल्लाह। अब आवाज आ रही है इनको? अब आवाज भी आ रहा है और वीडियो भी आ रहा है। जी बच्चों, अब आप लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है, ठीक है। अब मैं सिर्फ समराइज करना चाह रही हूँ अपना टॉपिक आप लोगों को। मैंने आप लोगों को आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो पढ़ाया, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। अब कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में हार्ट कैसे, मैं जो है ये 10 मिनट में आप लोगों को पढ़ा देना चाह रही हूँ। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेरी फर्स्ट स्लाइड तो इसमें बताया हुआ कि हार्ट जो है वो किस पे है। हार्ट के अंदर जो है आर्टरीज और ब्लड वेसल्स, वेन्स है, ठीक है, और हार्ट है। और इसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी लेयर बताई है। अब हार्ट की 3 लेयर्स मैंने बताई हैं, ठीक है, टिश्यूज इसके। हाँ, टिश्यूज जो है, इनर मोस्ट टिश्यू इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, मिडल एंड अपर जो है आउटर मोस्ट वो पेरिकार्डियम, ठीक है। इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, 3 मैंने टिश्यूज आपको हार्ट के बताए। उसके बाद मैंने 4 चैम्बर आपको बताए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गया। और 4 चैम्बर जो है वो एक दूसरे को सेप्टम के साथ उनको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 4 चैम्बर के दरमियान जो है वो सेप्टम्स है। अब आगे मैंने आप लोगों को वेल्व बताया, ठीक है। हार्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हार्ट की मैंने जो है टिश्यूज बताए, लेयर्स भी इसको बोल लेते हैं, टिश्यूज बताए, ठीक है। और टिश्यूज के बाद मैंने आपको हार्ट के 4 चैम्बर बताए। हार्ट के 4 चैम्बर के बाद मैं आपको हार्ट के वेल्व्स बताए हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समराइज कर रही हूँ। वेल्व्स में मैंने आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है वो ट्राइकस्पर्ड वेल्व बताया। और फिर राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड सर्कुलेट करके जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जाता है तो इस वेल्व को पल्मोनरी वेल्व बोलते हैं। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद जब ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होके वापस आता है तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू जब वापस आता है तो वो
लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने के लिए माइट्रल वेल्व यूज होता है। अब माइट्रल वेल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एओर्टिक वेल्व के थ्रू जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए चली गई। इसी तरह मैंने आप लोगों को वेल्व बता दिए, मैंने आपको जो है टिश्यूज बताए हार्ट के कितने होते हैं, उनका कौन सा फंक्शन है, मैंने आपको 4 चैम्बर बताए हार्ट के और उनका फंक्शन बताया, मैंने आपको हार्ट के वेल्व बताए और उनका फंक्शन बताया, और ये हार्ट की मैंने आपको पार्शली पिक्स दिखाई और पार्शली पिक्स में मैंने क्लियरली आपको चैम्बर दिखाए, पार्शली पिक्स में मैंने क्लियरली आपको उसकी जो है लेयर्स बताए और उसमें क्लियरली वेल्व बताए। अब ये पिक जो मेरी आप लोगों को नजर आ रही है इसमें अनाटमी ऑफ द हार्ट जो है ये पार्शली नहीं, ये टोटल आपको दिखाया गया कि हार्ट किस तरह 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया हुआ है। इसमें अपर चैम्बर्स दिखाए हुए हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम दिखाए हुए हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको जो है हार्ट की कॉर्नरी सर्कुलेशन का बताया था कि कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो कॉर्नरी सर्कुलेशन के लिए जो एओर्टा की बेस के साथ अटैच होती है और ये सर्कुलेट करती है मायोकार्डियम को। वो अगर टाइम बच जाता तो अभी नहीं बचेगा, पूरा हो गया यहीं पे, ठीक है। ठीक है बेटा, कॉर्नरी आर्टरी का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, अब हार्ट की मैंने पूरी जो है अनाटमी उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इस वक्त मैंने अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और अभी मैं आप लोगों को सिर्फ जो है वो समराइज कर रही हूँ। रेगुलेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम में मैंने आपको जो है 3 फैक्टर रेगुलेशन फॉर दी स्ट्रोक वॉल्यूम। 3 जो है वो प्री लोड। अब प्री लोड मैंने आप लोगों को वो बताया कि जब कंट्रैक्शन से पहले जो चैम्बर्स की लोअर चैम्बर्स की लोडिंग हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड प्री लोड। अब प्री लोड के बाद जैसे मैंने बताया था कि जो है प्री लोड जब हो रही होती है वेंट्रिकल्स की, दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, तो उस वक्त जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है वो जो है कंट्रोल में रखता होता है उस वक्त इलेक्ट्रिकल करंट को। अब उस वक्त इलेक्ट्रिकल करंट को इसलिए कंट्रोल में रखता होता है कि अभी कंट्रैक्टिसिटी ना हो, प्री लोडिंग हो रही है वेंट्रिकल्स की। जैसे ही वेंट्रिकल की प्री लोडिंग हो जाती है तो जो है एट्रियो वेंट्रिकल नोड जो है करंट कंप्लीटली जो है सेंड कर देता है पुरकिंजी फाइबर्स पे। जैसे ही पुरकिंजी फाइबर्स में करंट आता है तो करंट को तो जो है लोअर चैम्बर्स की कंट्रैक्टिसिटी होती है। जैसे ही लोअर चैम्बर की कंट्रैक्टिसिटी होती है तो ब्लड सर्कुलेट हो जाता है बोथ वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए चला जाता है, और जो है वेन से, पल्मोनरी वेन से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से जो है वो ब्लड जो है सर्कुलेट होने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे उसकी कंट्रैक्शन हुई तो एओर्टा में चला जाता है। अब मैंने आपको प्री लोड दोबारा बताया, कंट्रैक्टिसिटी बताया। आफ्टर लोड मीन के जैसे ही लोड कंप्लीट हो गया और ब्लड जो है आफ्टर लोड मीन कि जब लोड कंप्लीट हो गया कंट्रैक्टिसिटी होने लगी है और उसका कंट्रैक्ट होके ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी होने लगा, दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड। अब मैंने आपको प्री लोड, कंट्रैक्टिसिटी एंड आफ्टर लोड बता दिया, ठीक हो गया। अब मैंने नोड्स बताए थे कुछ हार्ट के कि ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड जो है ये नेचुरली इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। अगर साइनो एट्रियल नोड जो है, ये साइनो एट्रियल नोड जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस करवाता है, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड जो है जब बोथ अपर चैम्बर्स राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की जो है कंट्रैक्शन कराता है इलेक्ट्रिकल
इम्पल्सिस के थ्रू। जब इसकी राइट एट्रियम दो साइनो एट्रियल नोड की जब कंट्रैक्शन ये करवा देता है इलेक्ट्रिकल करंट से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से, तो ब्लड जो है वो लोअर चैम्बर्स में जाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अब जो है साइनो एट्रियल नोड से जो करंट जाता है एट्रियो वेंट्रिकल नोड में। अब एट्रियो वेंट्रिकल नोड जो है वो उसमें जब इम्पल्सिस जाती है तो वो कंट्रोल करता है करंट को। अब वो करंट को तब तक कंट्रोल किए हुए जब जो है लोअर चैम्बर्स की प्री लोडिंग नहीं हो जाती। जैसे ही लोअर चैम्बर्स की प्री लोडिंग होती है तो एट्रियो वेंट्रिकल नोड जो है वो बंडल ऑफिस, मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल में जो एट्रियो वेंट्रिकल नोड से इलेक्ट्रिकल करंट की वायर आ रही है, राइट एट्री में जो आपको नजर आ रही थी, मेरी पिंक में नजर आ रही है, पिक में, वो जो है उसको राइट बंडल ऑफिस कहेंगे। और लेफ्ट जो है वेंट्रिकल में जो नजर आ रही है आपको एट्रियो वेंट्रिकल नोड से जाती हुई इलेक्ट्रिक वायर, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है बंडल ऑफिस। अब ये बंडल ऑफिस से आगे पुरकिंजी फाइबर्स हैं। जैसे ही प्री लोडिंग होगी उसको मैसेज से जो है हार्ट बीट को कंट्रोल में भी करता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है लोअर चैम्बर में इसमें पुरकिंजी फाइबर्स में भेजना। जैसे ही मैसेज जो है एट्रियो वेंट्रिकल नोड को मैसेज चला गया कि प्री लोडिंग होगी तो फौरन से एट्रियो वेंट्रिकल नोड ने जो कंट्रोल किया हुआ है इलेक्ट्रिक कंट्रोल करंट को वो फौरन भेज देना है बंडल ऑफिस के रस्ते से होता हुआ पुरकिंजी फाइबर्स में। और जैसे ही पुरकिंजी फाइबर्स में गया तो उसने लोअर वेंट्रिकल जो है दोनों जो है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स और मसल मायोकार्डियल फाइबर्स उनको कंट्रैक्ट करा दिया। जैसे ही उनकी कंट्रैक्शन होनी है तो बोथ चैम्बर जो लोअर बोथ वेंट्रिकल्स है उनमें से ब्लड पंप हो जाना है, राइट से जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए और लेफ्ट जो है वेंट्रिकल से वो एओर्टा के थ्रू बॉडी सर्कुलेशन के लिए। बेटा मेरी बात की आपको पहले भी समझ आई थी, आप भी आई होगी। और ये पिक मैंने बनाई हुई है वो आप अच्छे से देखना। अब साइनोएट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, पुरकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफिस, मैंने ये सारे बता दिए। और फैक्टर दैट अफेक्ट दिस सीवीएस सेरिब्रोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब सीरम लिपिड जो है वो एलिवेट हो जाए, वो मैंने आपको बताया क्यों एलिवेट होता है। जब हाइपरटेंशन हो जाए, हाइपरटेंशन में मैंने बताया कि क्यों हाइपरटेंशन होती है और ब्लड वेसल जो है कैसे स्टीनोस होती है, कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और उसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन होती है। इसी तरह मैंने सिगरेट स्मोकिंग बताया कि सिगरेट स्मोकिंग कैसे इफेक्ट करती है ब्लड सर्कुलेशन से। डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी एंड सीडेंटरी लाइफ जो है ये सारी चीजें जो है फैक्टर करती हैं इफेक्ट सीवीएस पे। ठीक हो गया। आगे है, मेरा टाइम कम होता जा रहा है और मैडम बैठी हुई हैं आके, सादिया इंग्लिश टीचर, लेकिन मेरा भी एंड होने वाला है। अल्ट्रेशन ऑफ सीवीएस, सीवीएस की अल्ट्रेशन कैसे होगी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तब होता है जब नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यूज होगा और इसको एमआई बोलेंगे और ये हार्ट फेलियर की तरफ ले जाता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ ले जाता है। जब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी ना उसकी वजह से, तो हार्ट फेलियर के चांसेस होंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी क्योंकि ब्रीदिंग के लिए भी लंग्स में ब्लड कम जाएगा और सर्कुलेशन के लिए भी कम होगा, जिसकी वजह से जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा। जैसे ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी ना, सर्कुलेशन कम होती तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है। शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं और ज्यादा ब्रीथ होती है। वैसे तो नॉर्मली जो एडल्ट की है वो 18 होती हैं, ठीक है, 16 to 18, 12 to 18 भी कुछ भी बुक्स में लिखा हुआ, और ये मोर देन 20 हो जाती हैं। ऑर्थोपनिया मैंने बताया था कि सिटिंग पोजीशन में सिर्फ उस वक्त जो है ब्रीथ कर सकते हैं। जी बेटा, स्लाइड ग्रुप में सेंड कर दूंगी और ये मैंने स्लाइड अपने
आपको वहां भी रखी हुई है, वहां से भी आप उठा सकते हो जहां से लेक्चर में प्रेजेंट कर रही हूँ। इस्कीमिया की वजह से भी और ब्लड अल्ट्रेशन जो है, क्रॉनिक फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोटेंशन, ठीक है। रेड्यूसिंग रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रेड्यूसिंग रिस्क क्यों होगा? स्मोकिंग, ब्लड लिपिड, एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर एंड ओवरवेट की वजह से। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। और मैं आपका लेक्चर, आप लोगों ने कहा ग्रुप में सेंड कर दें, तो मैं डेफिनेटली आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। उसको मैंने जो है आपके लेक्चर में भी रखा हुआ है, लोड भी किया हुआ है, वहां से भी आप उठा सकते हो। ठीक है, ओके, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह कल 9 बजे फिर आऊंगी मैं, इंशाल्लाह।